हेलो। इस वीडियो में हम क्लास 9th के चैप्टर 2 पदार्थ, प्रकृति एवं व्यवहार के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो इस वीडियो से हम जानेंगे इस चैप्टर के बारे में, अब पढ़ेंगे, समझेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद जब आप दोबारा बुक को पढ़ेंगे तो आपको समझने में आसानी होगी। यही इस वीडियो का उद्देश्य होगा। तो आगे बढ़ते हैं। पहले पदार्थ, प्रकृति एवं व्यवहार से पहले तो यही समझ आता है कि पदार्थ क्या है। तो पदार्थ क्या है? ब्रह्मांड में वो सभी चीजें जो क्या है, स्थान घेरती हो और जिसमें एक द्रव्यमान हो, वो पदार्थ कहलाती है। अपने आसपास में देखिए, जितने भी चीजें आपको दिखेंगी जो स्थान घेर रही हैं और उनका एक द्रव्यमान है, वो क्या कहलाएंगी? पदार्थ कहलाएंगी। जैसे कि आप एक पत्थर ले लें या पानी ले लें, गैस ले लें, सभी क्या है, स्थान घेर रही है और उनमें एक द्रव्यमान है, तो वो क्या कहलाएंगी? पदार्थ होंगी। और पदार्थ के बारे में अगर हम देखें तो क्या है, वो अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर के बना हुआ है। उन कणों के बीच एक रिक्त स्थान भी पाया जा रहा है। उन कणों में निरंतर गतिशीलता भी है और कण एक दूसरे को आकर्षित भी कर रहे हैं। ये पदार्थ के कुछ गुण हो गए। आगे हम चलें तो देखें आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक लवाइजिए के योगदान के बारे में। तो अगर कोई भी रासायनिक प्रक्रिया होता है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, तो रासायनिक अभिक्रिया में क्या होते हैं? दो भाग होते हैं। पहला, किन्हीं दो चीजों को मिलाया गया, ए और बी, और उनसे कोई दूसरा बना, सी डी। या फिर ए है एक जो कि टूट करके सी और डी में बदल गया, या फिर ए और बी है, ये दोनों मिलकर के एक सी बना लिए। तो यहां पर जब हम देखेंगे तो इधर जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? अभिकारक। और जो रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो बना उसे हम क्या कहेंगे? उत्पाद। तो यही है। तो अभिकार लवाइजिए कहते हैं, इन्होंने अलग अलग परीक्षण से, अलग अलग एक्सपेरिमेंट से बताया कि जो अभिकारक का द्रव्यमान होता है वो उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर होगा। ए और बी दोनों मिला के उनका द्रव्यमान जितना पहले रहा होगा अभिक्रिया से पहले, अभिक्रिया के बाद भी सी और डी के रूप में दोनों को अगर हम द्रव्यमान को देखें तो बराबर होगा। उसी तरह से अगर हम ए को देखें, ये टूट करके ये जितना इसका द्रव्यमान रहा होगा, मान लेते हैं 5 ग्राम। ये टूट के जो नए दो उत्पाद बने हैं उनमें मान लेते हैं ये हो गया 2 ग्राम और ये हो गया 3 ग्राम। दोनों मिला के क्या होगा? जो पहले जितना द्रव्यमान था बाद में भी उतना ही द्रव्यमान होगा। इसमें भी सेम वही केस है। मतलब अभिकारक का द्रव्यमान जितना होता है अभिक्रिया से पहले, उत्पाद का भी द्रव्यमान उतना ही होता है अभिक्रिया के बाद। यही बताया जा रहा है लवाइजिए के द्वारा, और इसी को हम कहते हैं द्रव्यमान के संरक्षण का नियम। द्रव्यमान के संरक्षण का नियम कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सृजन होता है और न ही विनाश होता है। इसमें पदार्थ हमेशा संरक्षित रहता है
द्रव पदार्थ का द्रव्यमान हमेशा संरक्षित रहेगा। ये केवल उसका रूप या प्रकृति बदलती है, या ये न तो नष्ट होती है न ही कोई नया द्रव्यमान सृजन होता है। यही लवाइजिए के द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है। अब हम आगे बढ़ते हैं पदार्थ के वर्गीकरण पे। तो पदार्थ के बारे में जाना और अभिक्रिया अभिकारक के बारे में जाना, द्रव्यमान के संरक्षण के नियम के बारे में जाना, आगे हम चलते हैं पदार्थ में, पदार्थ का वर्गीकरण में। तो पदार्थ के भौतिक विधियों द्वारा अलग नहीं किया जा सकता, उन्हें हम शुद्ध पदार्थ कहेंगे। और जो भौतिक रूप से मिश्रित है उन्हें अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण कहेंगे। तो शुद्ध पदार्थ में क्या आ जाएगा, तत्व आ जाएगा, यौगिक आ जाएगा, इनके बारे में चर्चा करेंगे। और अगर मिश्रण है तो दो प्रकार से आ जाएंगे, एक समांगी मिश्रण हो सकते हैं या विषमांगी मिश्रण हो सकते हैं, इनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, पहले हम लेते हैं तत्व। तो तत्व क्या है, वह मूल पदार्थ जिसे किसी भी रासायनिक प्रक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। कोई भी ये पदार्थ है, जैसे हम उदाहरण लिए हैं गोल्ड का, ठीक है। अब गोल्ड में क्या है, इनको और छोटे छोटे टुकड़ों में सरलतम भाग में टूटते चले जाएं, तो ये क्या होगा, एक सरल पदार्थ आएगा जिसमें और विभाजन नहीं किया जा सकता। देखिए क्या है, इसमें जो कण है गोल्ड की ही कण है, पूरा दर्शाया गया है गोल्ड की ही कण, ये क्या है, तत्व कहलाएंगे। जैसे उदाहरण है लोहा, ऑक्सीजन। वहीं पे यौगिक क्या है, वह पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों से एक निश्चित रासायनिक अनुपात, निश्चित रासायनिक अनुपात को याद रखिएगा, दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित रासायनिक अनुपात में मिलने से बनता है, उसे हम क्या कहेंगे, यौगिक कहेंगे। जैसे कि H2O और NaCl। देखिए निश्चित अनुपात में कैसे, H2O को अगर हम दें तो ये दो हाइड्रोजन का 2 अनुपात है और ऑक्सीजन का 1 अनुपात है, और इन्हीं अनुपात में मिलने से H2O बन रहे हैं। उसी तरह NaCl देखें, 1 अनुपात Na और 1 अनुपात Cl, और इसी अनुपात से मिलने से NaCl बन रहे हैं। आगे हम बढ़ें, यहां तक हमने जान लिया तत्व के बारे में। अब हम तत्व और यौगिक के बारे में जान लिया, अब हम मिश्रण के बारे में जानते हैं। मिश्रण क्या है, ये अशुद्ध पदार्थ है, अशुद्ध है। इसमें दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों का बिना किसी निश्चित अनुपात में मिश्रण है। निश्चित अनुपात में अगर मिश्रण है उसको तो यौगिक कह रहे हैं। ये बिना किसी निश्चित अनुपात के मिश्रण है, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों का, उसका निश्चित बिना निश्चित अनुपात में अगर मिश्रण है उसे हम मिश्रण कहेंगे, है ना। तो अब आगे देखते हैं, ये दो प्रकार के होंगे, एक समांगी, दूसरा विषमांगी। समांगी में क्या होगा, बनावट पूरे मिश्रण में एक समान होती है। जो मिश्रण जो तैयार हुआ है वो क्या होगी, उनकी बनावट एक समान पूरा फैला हुआ होगा। देखिए ये रहा, जैसे कि इसका उदाहरण हम लें शक्कर या फिर नमक का घोल ले लेते हैं। तो अब क्या होगा, जब हम शक्कर के घोल को पहला सीप लिए, पहले सीप में पिए, तो जितना मीठा लगेगा लास्ट सीप में भी उतना ही मीठा लगेगा। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि वो समान रूप से दोनों के कण एक दूसरे में, पानी और शक्कर के कण दोनों में एक दूसरे से मिल गए हैं समान रूप से, ऊपर से नीचे तक। इसीलिए ऐसे मिश्रण समांगी मिश्रण कहलाते हैं। अब हम आगे देखें, विषमांगी मिश्रण में क्या होगा, बनावट एक समान नहीं होगी और इसके विभिन्न हिस्सों को आसानी से देखा जा सकता है। जैसे कि हम मिट्टी लिए आसपास अपने और उसको घोल दिए, मिट्टी का घोल बना दिए। अब मिट्टी का घोल बनाई और उसको थोड़ी देर छोड़ दिए, तो क्या होता है,
अलग अलग लेयर बन जाता है। ये देखिए, इसको चित्र में भी दिखाया गया है। ये ऊपर तैर रहा है, ये पानी का लेयर अलग हो गया, ये तेल का लेयर है, ये मिट्टी है। तो इस तरह से अलग अलग लेयर बन जाते हैं और ये विषमांगी मिश्रण होता है, समान रूप से मिश्रित नहीं होता, उसे हम क्या कहेंगे, विषमांगी मिश्रण। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला हम आप पढ़ेंगे तो पाएंगे विलयन। विलयन के बारे में पढ़ेंगे। तीन चीजें, अब मिश्रण में भी तीन है, विलयन, निलंबन और कोलाइड। इन तीनों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पहले हम लेते हैं विलयन को। तो विलयन क्या है? विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। समांगी मिश्रण है, याद रखिएगा। तो उदाहरण देखिए क्या है, शक्कर और पानी, उसका जो घोल निर्माण होगा वो क्या है, विलयन का एक उदाहरण है। तो इसमें दो भाग होते हैं विलयन में। कौन कौन से? विलेय, जो कम मात्रा में हो, कम मात्रा में मिलाया जा रहा है उसको हम विलेय कहते हैं, जिसको घोला जाएगा। और विलायक, जो अधिक मात्रा में मौजूद होता है जिसमें घोला जाएगा, वो क्या कहलाएगा, विलायक कहलाएगा। और विलेय और विलायक से मिलकर के बनता है विलयन। ये हमने जाना। तो विलयन के अगर हम गुण देखें तो क्या होगा, कणों का आकार काफी छोटा होगा, लगभग 1 नैनोमीटर से भी छोटा होगा। वहीं पे ये क्या करेगा, प्रकाश की किरण को फैलाएगा नहीं, मतलब टिंडल प्रभाव नहीं देगा। ये क्या होता है आगे देखेंगे। अगला है, कणों को नग्न आंखों से देखा नहीं जा सकेगा। और छानने की विधि फिल्टर पेपर द्वारा विलेय के कणों को अलग नहीं किया जा सकता, है ना। तो आप देखेंगे नमक को घोल को, या आप फिल्टर पेपर ले लीजिए या कपड़ा वपड़े से छान करके देखिए, आप शक्कर को और पानी को अलग नहीं कर सकते। प्रकाश को अगर हम एक लेजर लाइट लें और ये नमक के घोल में, कांच के घोल में डाल दिए और लेजर लाइट लिए और डाली, जैसे कि ये रहा, यहाँ पे एक लेजर लाइट ले लिए और यहाँ पे ऐसे डाली, तो यहाँ पे प्रकाश का मार्ग नहीं दिखेगा। ये सामने आगे लेजर का लाइट निकल जाएगा, यहाँ अंदर कोई भी प्रकाश का मार्ग नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि उसके कण छोटे हैं तो फैला नहीं रहे हैं, तो प्रकाश का मार्ग नजर नहीं आएगा। ये होता है विलयन। इसके कण को हम देख भी नहीं पाएंगे। यह हो गया विलयन के गुण। अब हम आगे बढ़ते हैं तो देखेंगे, पहले हम देख लेते हैं विलयन के प्रकार। विलयन के प्रकार देखते हैं तो संतृप्ति के आधार पे विलयन को 3 प्रकार में बांटा गया है। एक असंतृप्त, दूसरा संतृप्त और तीसरा अतिसंतृप्त। ये क्या होता है हम देख लेते हैं। देखिए, आप शक्कर को एक कमरे के तापमान में घोलें, ठीक है। कमरे के तापमान पे आप घोल रहे हैं, जैसे मान लेते हैं 20 डिग्री सेल्सियस। उसमें आप पानी लिए, उसमें 1 चम्मच शक्कर घोले, तो अभी उसमें और भी संभावना है कि आप 1 और चम्मच शक्कर डालें और घोले तो वो भी घुल जाएगा। तो ऐसा घोल जिसमें क्या हो, अभी और अधिक विलेय घोला जा सकने की संभावना है, वो क्या कहलाएगा, असंतृप्त विलयन कहलाएगा। आप अगर और भी 1 चम्मच डालेंगे और घोलेंगे तो वो घुल जाएगा पूरी तरीके से समान रूप से, तो वो क्या कहलाएगा, असंतृप्त विलयन कहलाएगा, क्योंकि उसमें अभी घोलने की संभावना मौजूद है। आगे हम चलते हैं, उसी को और 1 चम्मच डाल के घोले, वो घुल गया। फिर 1 चम्मच घोल करके डालें, वो भी घुल गया। फिर 1 चम्मच घोल के डालें। अब धीरे धीरे क्या होगा, एक ऐसा कंडीशन आएगा, हम सेम तापमान की बात कर रहे हैं ना, यहाँ पे ये भी ध्यान रखिएगा, तापमान सेफ है, कमरे का तापमान है, उसमें और
डाल रहे हैं तो उसमें और घोलते जाएंगे तो एक स्थिति ऐसे आएगी कि अब शक्कर घुलना बंद हो गई है। तो इस निश्चित तापमान पे जो हमने लिया है उस पर और अधिक विलेय नहीं घोला जा सकता, उसकी अधिकतम क्षमता आ चुकी है। ऐसे विलयन को हम संतृप्त विलयन कहते हैं। ऐसे विलयन को हम क्या कहेंगे? संतृप्त विलयन कहेंगे, जिसमें और अधिक विलेय घोलने की संभावना नहीं है। अब हम क्या करते हैं, देखिए, अब इस विलयन को, जो संतृप्त विलयन है, इसको हम गैस में रख देते हैं और तापमान बढ़ाते हैं। अब इसमें और शक्कर डालते हैं और घोलेंगे तो क्या करे होगा, ये जो शक्कर नहीं घुल रहा था वो भी घुल जाएगा। फिर और डालेंगे और घुल जाएगा। तापमान बढ़ाने से जो संतृप्त विलयन था उसमें भी अब क्या है, और शक्कर घुलने लग गया है। तो ऐसे जिसमें अधिक शक्कर घुल चुका है ना, जिसमें संतृप्त स्तर से भी अधिक विलेय घुला हो तापमान बढ़ाकर, यह बहुत अस्थिर होता है और ऐसे को हम क्या कहते हैं? अति संतृप्त विलयन कहते हैं। और इसका उदाहरण है चाशनी। चाशनी बनाते हैं जलेबी वगैरह के लिए, तो उसमें क्या है, गर्म करके ज्यादा शक्कर डाल करके घोला गया होता है ना। इसको हम अति संतृप्त विलयन कहेंगे। तो 3 प्रकार हैं विलयन के, असंतृप्त, संतृप्त और अति संतृप्त। आगे हम बढ़ते हैं। अब हम विलयन की सांद्रता मापेंगे। अब विलेय घुला हुआ है विलयन पे, तो ये कितना घुला हुआ है इसी को मापेंगे। तो इसका मापने का तरीका है सांद्रता माप की। तो सांद्रता क्या है, विलयन की दी गई मात्रा, जो आयतन है उसको दी गई मात्रा में उपस्थित विलेय की मात्रा को जानने का एक तरीका है सांद्रता, है ना, उसी को सांद्रता कहते हैं। तो इसको मापने का एक तरीका है द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करके हम विलेय की मात्रा को ज्ञात करते हैं। तो द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करने का तरीका है, विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करेंगे, विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत। तो इसमें क्या होगा, पहले हम लेंगे विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान और उसको 100 से गुणा कर देंगे, तो आ जाएगा आपका विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत। अब देखिए, ध्यान देने वाली बात यह है कि ऊपर में हमें विलेय का द्रव्यमान लेना है और नीचे में विलयन का, है ना। विलयन कहने पे यहाँ पे क्या हो रहा है, विलयन कहने पे होगा विलेय तथा विलायक दोनों को द्रव्यमान को जोड़ करके जो आएगा वो होगा विलयन का द्रव्यमान। इसे आगे और समझ लेते हैं। जैसे कि एक प्रश्न है, एक विलयन के 320 ग्राम विलायक, विलयन में विलायक कितना है 320 ग्राम, में 40 ग्राम साधारण नमक जो विलेय है घोला गया। तो विलयन की सांद्रता की गणना करें। अब सांद्रता की गणना करने को बोला गया है। तो देखिए, विलायक कितना है, देखिए विलायक कितना है 320 ग्राम, विलेय कितना है 40 ग्राम। तो विलयन कितना होगा 320 प्लस 40 बराबर 360 ग्राम हो जाएगा हमारा विलयन। ये दिया गया है चित्र में। देखिए, विलयन है 40 ग्राम, विलेय है 40 ग्राम, विलायक है 320 ग्राम, तो टोटल विलयन हो गया 360 ग्राम। अब हमें द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है सांद्रता के लिए। तो विलेय का द्रव्यमान कितना है 40, विलयन का द्रव्यमान कितना है 360, गुणित कर दिए हम 100 से, तो इसका आंसर आया 11.1%। ये हमने देखा कैसे करके निकालेंगे, भाग देंगे, ए सुन गया 4 कम 4, 4 दुनिया 4 के 12, 4 4 16, 4 4 4 24, 4 13 4 8 32 और 4 निया 36। अब ये बच गया 100/9, 9 1 कम 9, एक हासिल आया, इधर हो गया 9 1 कम 9, अब एक बच गया, दशमलव लगाए तो 9 1 कम 9, ये हो गया। इस तरह से गुणा किया जाता है, निकाला जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं निलंबन पे।
हमने विलयन देख लिया, अब हम निलंबन देखते हैं और उसके साथ में गुण भी देखेंगे। तो निलंबन ऐसे मिश्रण है जिसमें क्या होगा, ये विषमांगी मिश्रण है ना। विलयन था समांगी मिश्रण और निलंबन है विषमांगी मिश्रण, जिसमें ठोस कण द्रव में घुलते नहीं हैं बल्कि माध्यम में फैल जाते हैं, निलंबित रहते हैं, है ना। तो इनके कण को हम नग्न आंखों से देख सकते हैं क्योंकि आकार बड़ा होता है, लगभग 100 नैनोमीटर। ठीक है, वहां पे विलयन पे आकार कितना था, 1 नैनोमीटर से भी कम था विलयन पे। ठीक, और इसमें है 100 नैनोमीटर, काफी बड़े आकार हैं इसलिए दिख जा रहे हैं। और ये क्या होंगे, अस्थायी होंगे। अस्थायी कैसे, अगर घोल दिए, जैसे चौक का पाउडर आप लोग घोलिए, चौक लीजिए, पानी में घोल दीजिए और कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए, तो क्या होगा, धीरे धीरे वो जो चौक के कण है वो नीचे बैठ जाएंगे। इस तरह से अस्थायी होते हैं। और छानन विधि द्वारा मिश्रण से अलग किया जा सकता है। अब छानेंगे, ये जो निलंबन है इन थोड़ी देर में नीचे बैठ गया है, इनके कण जो है, तो हम उसको छान भी सकते हैं, है ना। अब निलंबन के कण प्रकाश की किरण को फैला देते हैं, है ना, उनका मार्ग साफ दिखाई देगा। अब देखो ये जो कण है ये पूरी तरह से इस तरह से फैले हुए हैं, है ना। अब इसमें हमें लेजर लाइट डाली इस तरह से। अब ये लाइट यहाँ पे आएगा तो ये जो कण है इसको फैलाएंगे टकरा करके, है ना। तो ये टकरा करके जब फैलाएंगे तो इस तरह से उसका मार्ग दिखाई देगा। तो ये जो मार्ग दिखाई देता है ना, इसमें निलंबन में प्रकाश के मार्ग दिखाई देगा। ठीक है, अब अगला हम पढ़ते हैं, इसी को टिंडल प्रभाव करते हैं। ठीक, अब कोलाइड्स के बारे में जानते हैं। कोलाइड जो है, कोलाइड के बारे में जानेंगे। ये क्या होता है, विषमांगी मिश्रण होता है जो समांगी की तरह लगता है। ये क्या होता है, कोलाइड जो है निलंबन और विलयन के बीच का है ना। ये विषमांगी मिश्रण है लेकिन लगेगा समांगी, और कणों का आकार 1 से 100 नैनोमीटर के बीच होगा। उदाहरण इसका दूध है ना। और इसको अलग करने का तरीका क्या है, इनके कण को हम इसको अपकेंद्रिक बल लगाकर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, है ना, अगर हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाए, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो क्या होगा, इनके कण अलग हो जाएंगे। जैसे कि हम दही मथते हैं, है ना, तो क्या होता है, दूध को हम, है ना, एक चरखी टाइप से लिए रहते हैं, क्या बोलते हैं, गोल घुमाते हैं उसको, और उसके कण जो है अलग हो जाते हैं, घी अलग हो जाता है, दही अलग हो जाता है, पानी अलग हो जाता है, इस तरह का। तो हम अगर यही अपकेंद्रिक बल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाएं तो क्या होगा, है ना, हम इनके कण को, कोलाइड के कण को अलग कर सकते हैं। ठीक, तो देखो ये बीच का है दोनों का, क्या ये समांगी दिख रहे हैं, दूध समांगी मिश्रण टाइप से दिखता है लेकिन विषमांगी है ना। ठीक है, नीलम, देखिए ये प्रकाश के मार्ग को फैलाएगा भी, ये प्रकाश के मार्ग को दिखाएगा भी। ठीक, तो इससे क्या हो रहा है, ये निलंबन की तरह कार्य कर रहा है ना। और क्या है, इसको अगर थोड़ी देर छोड़ देंगे तो ये नीचे बैठेगा नहीं, समांगी मिश्रित है, ऐसे लगेगा ये विलयन की तरह गुण है ना। तो ये दोनों के बीच का गुण दर्शाता है। और ये जो मार्ग को दिखाता है उसी को हम टिंडल प्रभाव करते हैं, कहते हैं। कोलाइड के कण द्वारा प्रकाश की किरण का फैलना जिससे प्रकाश का मार्ग दृश्यमान हो, इसे हम क्या कहेंगे, टिंडल प्रभाव कहेंगे। टिंडल प्रभाव का एक और उदाहरण मैं आपको देता हूं। जैसे कोई कमरा है वो बंद है, उसमें कोई छोटा मोटा छेद है और वहां से धूप की रोशनी आ रही होगी, तो देखिएगा प्रकाश का मार्ग काफी साफ नजर आता है, क्योंकि छोटे छोटे कण होते हैं जो हवा में, है ना, धूल के कण, ये सब उससे टकरा करके प्रकाश का मार्ग हमें दिखने लगता है। और
ये जो ब्राउनियन गति के बारे में हम बात कर लेते हैं। ब्राउनियन गति क्या है? ये जो कण जो है निरंतर गति कर रहे हैं, हमने इनके बारे में जाना था। तो कोलाइड के कण जो है निरंतर गति कर रहे हैं, और गति कैसे कर रहे हैं? टेढ़ी मेढ़ी। ये देखिए, पहले इधर गए, इधर, कोई निश्चित है ना मार्ग नहीं है कि ये कैसे गति करेंगे। तो इसी को हम ब्राउनियन गति कहते हैं। तो ब्राउनियन गति क्यों? ये ब्राउन नामक वैज्ञानिक थे, उन्हीं ने ही पहले अध्ययन किया था, तो उनके नाम पर ब्राउनियन गति रख दिया गया है। अब हम आगे एक तुलनात्मक अध्ययन कर लेते हैं तीनों का। किसका? विलियन, कोलाइड और निलंबन का। तो देखिए प्रकृति कैसी है। विलियन की प्रकृति समांगी है। कोलाइड कैसी है? विषमांगी है, लेकिन दिखता समांगी है ना। और निलंबन विषमांगी है। देखो कोलाइड जो है इन दोनों के बीच का दर्शा रहे हैं। अब देखो कणों का आकार कैसे है? 1 नैनोमीटर से छोटा है विलियन पे, निलंबन पे 100 नैनोमीटर से भी ज्यादा है, और कोलाइड में इन दोनों के बीच का है। अब दृश्यता या विजिबिलिटी देखें तो इनके कण को नहीं देखा जा सकता, इसके कण को सूक्ष्मदर्शी से देखे जा सकते हैं, और ये नग्न आंखों से देखे जा सकते हैं। ठीक है। अब टिंडल प्रभाव देखें तो विलियन नहीं दर्शाता, कोलाइड दर्शाता है, निलंबर दर्शाता है। ठीक। और स्थायित्व देखें तो ये अति स्थायी है, ये भी स्थायी है, और ये अस्थायी है। देखो कोलाइड को अब ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों के बीच के गुण, दोनों के कुछ कुछ गुण को दर्शा रहा है। तो इस तरह से एक तुलनात्मक अध्ययन भी हमने तीनों का देख लिया। अब हम एक मिश्र धातु के बारे में पढ़ लेते हैं। मिश्र धातु क्या होता है, जिसे एलॉय भी कहेंगे। तो 2 या 2 से अधिक धातुओं है ना, या फिर धातु या अधातु का समांगी मिश्रण होता है, जिन्हें भौतिक विधियों द्वारा उनके घटकों में अलग नहीं किया जा सकता। इन्हें हम क्या कहेंगे? पीतल कहेंगे। जैसे कि उदाहरण है जिंक, जैसे कि उदाहरण है पीतल। पीतल में क्या है? जिंक और कॉपर का ये मिश्रण है, समांगी मिश्रण है, समान रूप से मिला हुआ है। और स्टील, स्टील में लोहा और कार्बन का मिश्रण है, ये क्या है? एलॉय कहलाते हैं। तो इन्हें मिश्रण माना जाता है क्योंकि ये अपने घटकों के गुण दर्शाते हैं, और इनकी संरचना परिवर्तनीय हो सकती है। ठीक है। तो आगे हम चलते हैं। इस तरह से हमने देखा विलियन, कोलाइड, निलंबन के बारे में जाना, टिंडल प्रभाव के बारे में जाना, ब्राउनियन गति के बारे में जाना, पदार्थ क्या है ये जाना, है ना। तो इस तरह से ये चैप्टर को हम यहाँ समाप्त करेंगे। तो यहाँ पे आपके स्वमूल्यांकन के कुछ प्रश्न हैं, जैसे कि समांगी और विषमांगी मिश्रण के मुख्य अंतर को बताइए। इनके एक उदाहरण दे दीजिएगा, है ना। लवाइजिए के द्वारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो हमने पढ़ा है ना, उसके बारे में बताना है। अगला प्रश्न है संतृप्त और अति संतृप्त विलयन के बीच का अंतर क्या है ना। अगला प्रश्न क्या है? दूध में प्रकाश का मार्ग क्यों दिखाई देता है, इस प्रभाव को क्या कहते हैं, इनके बारे में आपको बताना है ना। ये टिंडल प्रभाव के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है। अगला है आपको एक न्यूमेरिकल का प्रश्न दिया गया है। एक 50 ग्राम चीनी को है ना 450 ग्राम पानी में घोला जाए तो विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत आप लोग को निकालना है। सांद्रता का सूत्र आप लोग को पता है। ठीक है। तो इस तरह से हमने ये चैप्टर को पूरा देख लिया। अब इसके बाद जा करके आप इनको एक बार देखेंगे और जा करके बुक को अच्छे से पढ़ेंगे। ये आपको समझने में जो शब्द दिए गए हैं CGBSE के हमारी बुक में, साइंस के बुक में 9th क्लास के, वो आपको समझने में काफी आसान होंगे। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।